morning students, welcome in our YouTube's online classes. Today's we will be describe about class 10th topic पॉलीमर्स यानी कि बहुलक के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 10वीं का एक महत्वपूर्ण जो अध्याय है कार्बन एवं उसके यौगिक, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है बहुलक को। देखिए जो बहुलक शब्द है, वो बहुलक शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है पॉलीमर। इस पॉलीमर से बड़ा शब्द है बहुलक, यानी कि ये जो पॉलीमर शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है पॉली और मर। देखिए जो पॉली है इसका अर्थ होता है मैनी यानी अनेक, और मर का अर्थ होता है यूनिट यानी कि अनेक यूनिट, अनेक इकाई। जी हां, ये बात हमने की। और यदि हिंदी के बहुलक शब्द की बात की जाए तो इसका अर्थ होगा बहु यानी कि अधिक, और लक यानी कि इकाई, बहुत अधिक इकाई। यानी कि इससे एक परिभाषा बनेगी कि जब छोटे अणु, बहुत सारे छोटे छोटे अणु जो है आपस में मिलकर के एक उच्च अणु का निर्माण करते हैं, और ये जो उच्च अणु युक्त जो श्रृंखला बनती है, इस अणु युक्त उच्च श्रृंखला युक्त जो है अणु भार वाली जो श्रृंखला है, इसको हम नाम देते हैं बहुलक। और ये जो प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया को नाम देते हैं बहुलकीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन। तो बात करते हैं बहुलक की परिभाषा की। देखिए परिभाषा, जब बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिलकर आपस में एक उच्च अणु का निर्माण करते हैं, तो इस उच्च अणु युक्त श्रृंखला को बहुलक कहते हैं। जी हां, ये जो लंबी श्रृंखला बन रही है बड़ी, इसको क्या नाम देंगे? बहुलक कहते हैं। और बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। तो देखिए हमने परिभाषा की बात की और पॉलीमर्स का अर्थ क्या होता है उसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स यानी कि बहुलकों के प्रकारों के बारे में। तो बहुलक के जो प्रकार हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार माने जाते हैं, और कुल जो है इसके 3 प्रकार माने जाते हैं। देखिए 2 मुख्यतया जो 10वीं के अंतर्गत शामिल करने वाले जो बहुलकों के प्रकार हैं वो है प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल पॉलीमर्स, और संश्लेषित बहुलक यानी कि जो है सिंथेटिक पॉलीमर्स। लेकिन जो तीसरा जो टाइप होता है वो हमको बड़ी क्लासों में देखने को मिलता है, वो है अर्ध संश्लेषित बहुलक यानी कि आर्टिफिशियल पॉलीमर्स। तो बात करते हैं हम 10वीं के अंतर्गत जो शामिल किए गए हैं दो जो प्रकार हैं, कौन कौन से? वो है प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। तो देखिए बात करते हैं प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलकों के बारे में। अब सीधी सी बात है कि जो प्राकृतिक बहुलक कौन से होंगे? जो हमें जीव जंतु पादपों से जो बहुलक प्राप्त हो रहे हैं, वो तो हम उनको नाम देंगे क्या?
प्राकृतिक बहुलक और जो है विभिन्न प्रकार से इंडस्ट्रियल में औद्योगिक निर्माण के अंतर्गत जो बनाए जा रहे हैं बहुलक, उनको हम नाम देते हैं। या फिर इनका जो बड़ा ढांचा बनाया जा रहा है, फैक्ट्रियों के अंदर जो तैयार किया जाता है, इस जो है कृत्रिम जो निर्माण किया जाता है बहुलकों का, उस प्रकार को हम कहते हैं जो है कृत्रिम बहुलक या फिर संश्लेषित बहुलक। तो बात करते हैं हम सबसे पहले प्राकृतिक बहुलक की। देखिए, जब बहुलकों के प्रकार पढ़े जाते हैं तो बहुलकों के प्रकार जो है वो मुख्यतया जो बहुलक के प्रकार हैं वो 2 प्रकार हैं। पहला कौन सा? तो मैंने अभी आपको बताया, प्राकृतिक बहुलक, और दूसरा संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक, संश्लेषित बहुलक। ये जो प्राकृतिक बहुलक है ये हमको किससे प्राप्त होगा? पादपों से, जीव जंतु से, यानी कि हमको किस रूप में प्राप्त होगा? यानी कि हमको प्रकृति से प्राप्त होगा। और जो संश्लेषित बहुलक है वो कृत्रिम विधियों से बनाए गए बहुलक क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं संश्लेषित बहुलक। देखिए, यहां पर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूं बहुलक का। तो देखिए, जो हमने छोटे छोटे मोती देखे होंगे, और जब छोटे छोटे मोतियों को एक धागा लेकर के उस धागे के अंदर पिरो दिया जाए तो वो बन जाएगी मोतियों की माला। या फिर मैं बात करूं यहाँ पर रेलवे ट्रैक की, यानी कि पटरी की मैं जब बात करूं तो पटरी के ऊपर जो है बहुत सारे जब डिब्बे चलने लगेंगे, यानी कि बहुत सारे जो है डिब्बे आपस में जुड़ जाएंगे, तो वो डिब्बे किसका निर्माण करेंगे? एक ट्रेन का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण कर देंगे? रेल का निर्माण कर देंगे। तो ये इनकी क्या प्रक्रिया है? ये बहुलकीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो अगली बात करते हैं हम अब प्राकृतिक बहुलक के बारे में। प्राकृतिक बहुलक के बारे में, प्राकृतिक बहुलक यानी कि वे बहुलक जो हमें सीधे प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, उनको क्या नाम देते हैं? प्राकृतिक बहुलक। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो देखिए, प्राकृतिक रबर, रेजिन आदि। बात करते हैं हम प्राकृतिक बहुलक की। देखिए, प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं प्राकृतिक रबर का। देखिए, रबर नाम सुना होगा आपने। जो प्राकृतिक रबर है वो हमको एक पेड़ से प्राप्त होता है। उस पेड़ का नाम होता है हीबिया ब्राजीलियंसिस एक पेड़ होता है। सामान्यतः जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों की तरह एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है हीबिया ब्राजीलियंसिस। इस पेड़ का जो तना होता है, इस पेड़ का जो तना होता है, इस तने के ऊपर जो है हम कट लगा दे या फिर इसको थोड़ा सा काट देवें तो इस तने में से जो है दूध समान एक द्रव जो है स्त्रावित होगा। ठीक है, ये जो दूध समान जो स्त्रावित हुआ द्रव, इसको हम नाम देते हैं लेटेक्स या शीर इसको कहा जाता है। अब ये जो द्रव है, ये द्रव कैसा होता है? चिपचिपा होता है, चिपचिपा द्रव होता है। इसको ठोस में बदलने के लिए इसमें एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड मिला दिया जाता है, एसिटिक अम्ल मिला दिया जाता है।
लेकिन समस्या यहां आती है कि जब इसमें एसिटिक अम्ल मिलाएंगे तो जिस रबड़ का निर्माण होगा वो रबड़ जो है आपस में कम प्रत्यास्थता या फिर कम चिपचिपा होगा। यानी कि जब इस द्रव को, ये जो लेटेक्स है, इसको जो है इसके अंदर एसिटिक अम्ल जब मिलाएंगे तो ये जो है ठोस बन जाएगा। जब इसको जो हम काम में लेंगे किसी पदार्थ को चिपकाने के लिए, किसी वस्तु को चिपकाने के लिए, तो जो है इसका जो है आपस में जो प्रत्यास्थता है, आपस में जो खींचने की क्षमता है, आपस में चिपकने की क्षमता है, वो कम तनन सामर्थ्य और कम प्रत्यास्थता गुण वाले जो है रबड़ का निर्माण होता है। तो ये जो है अधिक प्रत्यास्थता और अधिक तनन सामर्थ्य वाला जो है बहुलक जो है रबड़ निर्माण करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लेटेक्स है, इस लेटेक्स की अभिक्रिया हम किससे करवा देंगे? हम इसकी अभिक्रिया सल्फर से करवा देंगे, और सल्फर से जो अभिक्रिया करवाएंगे तो बन जाएगा वल्कनीकृत रबड़, जो कि एसिटिक अम्ल मिलाने से जो रबड़ बना था उससे अधिक जो है तनन सामर्थ्य और अधिक प्रत्यास्थता गुणों वाला रबड़ हमको प्राप्त होगा। ये जो प्राकृतिक रबड़ है ये एक आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यानी कि आइसोप्रीन जो है एकलक इकाई मिलकर के किसका निर्माण करती है? प्राकृतिक रबड़ का निर्माण करती है। तो बात करते हैं अब इसकी अभिक्रिया की। तो देखिए जो आइसोप्रीन का जो बहुलक बनता है पॉली आइसोप्रीन, उसके बारे में बात करें तो देखिए आइसोप्रीन का जो CH2 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसके जो है N अणु मिलकर के जो है बहुलकीकरण करके ये है आइसोप्रीन। जब ये जो है इसके N अणु अभिक्रिया करेंगे तो निर्माण होगा CH3 और CH2 के बहुलक का, ये यहां पर डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 के बहुलक का निर्माण होगा और इसका नाम होगा पॉलीआइसोप्रीन। तो ये एक प्रकार से किसका जो है बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। एकलक इकाई का नाम क्या है? पॉलीआइसोप्रीन। हम बात करते हैं संश्लेषित बहुलक की। संश्लेषित बहुलक की देखिए जो संश्लेषित बहुलक है, संश्लेषित बहुलक जो है हम किन से प्राप्त होंगे? तो वो हमको कृत्रिम विधियों से प्राप्त बहुलक होंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम इसमें पॉलीथीन का। पॉलीथीन इस बहुलक का हम नाम लेते हैं। देखिए पॉलीथीन जो है वो एथीन का क्या है? बहुलक है। यानी कि इसके अंदर जो एकलक इकाइयां होती हैं वो किसकी होती हैं? एथीन की होती है। तो देखिए एथीन के N अणु मिलकर के जब बहुलकीकरण अभिक्रिया करते हैं, पॉलीमराइजेशन जो है रिएक्शन होती है, तो जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसके जो है एथीन के N अणु मिलकर के ये है एथीन, और एथीन की एकलक इकाइयां मिलकर के किसका निर्माण करेगी? यानी कि पॉली प्लस एथीन, यानी कि पॉलीएथीन, पॉलीथीन का निर्माण इस प्रकार से होगा। अगला हम संश्लेषित बहुलक लेते हैं नाइलॉन 66 का। देखिए नाइलॉन जो है 66 का यहां पर अर्थ है कि 6 कार्बन वाला
एडिपिक अम्ल 6 कार्बन वाला एडिपिक अम्ल और 6 कार्बन वाला हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इनके n अणु मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? नाइलॉन 6,6 का निर्माण करेंगे। तो देखते हैं ये अभिक्रिया। देखिए ये हो गया एडिपिक अम्ल, एडिपिक एसिड, और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम जो है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से। ये अब जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, यानी कि ये है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, यानी कि इसके कितने अणु? n अणु, और हेक्सामेथिलीन डाई के भी n अणु। जब ये जो है इसके भी n अणु और इसके भी n अणु मिलकर के जो है अभिक्रिया करेंगे, तो हमारा निर्माण होगा, जो बहुलक होगा निर्मित, उसका नाम होगा नाइलॉन 6,6। देखिए यहां से जो है, यहां से एक जल का अणु यहां से बाहर निकाल दिया जाए, यहां पर एक जल का अणु बाहर निकाल दिया जाए, तो हमारे पास में क्या बचेगा? देखिए सारा का सारा एज इट इज उत्पाद वापस आ जाएगा। यहां से ये जल का अणु निकल गया, तो NHCH2NH, ये निर्माण हो गया आपके नाइलॉन 6,6 का, नाइलॉन 6,6 का। अब इसका निर्माण जो है किसके लिए किया जाता है, यानी कि बात आती है इनके उपयोग की। तो देखिए इसका जो उपयोग है, यानी कि नाइलॉन 6,6 का यूज ऑफ नाइलॉन 6,6, देखिए गाड़ियों में जो गियर के जो बेरिंग होते हैं, उसके निर्माण में नाइलॉन 6,6 का जो है उपयोग किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के जो टायर हैं, कपड़े या फिर रेशे निर्मित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाइलॉन 6,6 का जो है उपयोग इसमें किया जाता है। तो ये बात की हमने नाइलॉन 6,6 की। तो जो नाइलॉन 6,6 का उपयोग हमने पढ़ा गाड़ियों के गियर के बेरिंग के निर्माण में, और टायर, कपड़े, रेशिस, जो ब्रश के ब्रिसल्स वगैरह होते हैं, उसके निर्माण में जो है उपयोग किया जाता है नाइलॉन 6 का। अभिक्रिया हमने देखी कि ये जो एडिपिक अम्ल है OH C डबल बॉन्ड CH2 का होल 4 और CH डबल बॉन्ड जो है OOH, इसका जो इसके n अणु है, और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के n अणु यानी कि NH2 CH2 का होल 6 जो है NH2, इन दोनों की जब n अणु आपस में मिलेंगे तो अभिक्रिया का जो निर्माण होगा, जिस अभिक्रिया में इसका जो उत्पाद बनेगा, इसके साथ में जो है जल तो बाहर निकल जाएगा सह उत्पाद के रूप में, और जो है यहाँ पर जो है यहाँ से भी जो है ये हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं होगा, और ये यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन जो है यहाँ पर होगा। और अगली बात, ये सीधा जो है यहाँ पर NH अणु जुड़ जाएगा। तो हमारा जो इसके दौरान जो ये निर्मित हुआ, ये क्या निर्मित हुआ? नाइलॉन 6,6 निर्मित हुआ। अब अगली बात आती है हमारी यहाँ पर जो है टेरिलीन की। देखिए
टेरिलिन का जो है निर्माण किस प्रकार से किया जाता है और क्या क्या इनके यूज हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। देखिए, जो टेरिलिन है संश्लेषित बहुलक का जो है तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हमने। पहला पॉलीथीन लिया, दूसरा नायलॉन 66 लिया और तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं टेरिलिन का। देखिए, टेरिलिन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, तो देखिए टेरिलिन का निर्माण करने के लिए जो है टरथेरिक अम्ल या टेरिप्थेलिक अम्ल भी इसको बोला जाता है, टरथेलिक अम्ल और जो है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, जब ये दोनों एकलक इकाइयां मिलती है, इनके एन अणु जो है मिलते हैं, तो किसका निर्माण होता है, टेरिलिन का निर्माण होता है। देखते हैं इसका एग्जांपल। देखिए, इसके एन अणु यानी कि ये क्या है, टरथेलिक अम्ल, टरथेलिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया एन अणु के साथ में होगी, किसके साथ में, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ में। जब इसकी अभिक्रिया जो है इन दोनों के एन अणु यानी कि ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, इन दोनों के जब एन अणु आपस में मिलेंगे तो निर्माण किसका होगा, टेरिलिन का निर्माण होगा। और साथ में ये जो है, साथ में ये जल का अणु क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर एन अणु जल के निकल जाएंगे और बन जाएगा हमारा टेरिलिन। किसका निर्माण हो जाएगा, टेरिलिन का निर्माण हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा पॉली एथिलीन टेरथेलेट बहुलक, यानी कि टेरिलिन। अब जो टेरिलिन का जो उपयोग है वो उपयोग किया जाता है कपड़े, नावों की पॉल, बेल्ट और चुंबकीय टेप वगैरह जो है, या फिर फिल्म आदि के निर्माण में किसका यूज किया जाता है, टेरिलिन का यूज किया जाता है। तो हमने जो है 3 प्रकार के संश्लेषित बहुलक पढ़े, पॉलीथीन, नायलॉन 66 और टेरिलिन। अगली बात आती है एक और संश्लेषित बहुलक यानी कि रेयॉन की। देखिए, जो प्रकृति से प्राप्त जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज यानी इस सेल्यूलोज को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो विलयन में भिगो करके साफ किया जाता है और साफ करने के बाद में इसको कार्बन डाई सल्फाइड CS2 यानी कि कार्बन सल्फाइड जो है में घोल करके सेल्यूलोज को जो है सेल्यूलोज का विलयन प्राप्त किया जाता है, सेल्यूलोज का विलयन प्राप्त किया जाता है। और इस विलयन को, इस सेल्यूलोज के विलयन को जो है महीन छिद्र में से निकाल करके जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से जो है भिगो दिया जाता है। H2SO4 यहाँ पर तनु काम आएगा, तनु H2SO4 को से भिगो करके इसको यहाँ से
छोड़ दिया जाता है तो जो है एक चमकदार रेशे का निर्माण हो जाता है, और इस चमकदार रेशे को क्या कहा जाता है? रेयॉन कहा जाता है। और रेयॉन का जो उपयोग है वो उपयोग इसका किया जाता है विभिन्न प्रकार की जो कपड़े होते हैं, दरिया आदि होती हैं, इसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमने 10वीं तक के क्लास की जो पॉलीमर्स टॉपिक है उसके बारे में जो है हमने बात की। नेक्स्ट टॉपिक में इसके साथ में एक और जुड़ा टॉपिक लेंगे जिसका नाम है प्लास्टिक। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।